बात हाँ, बहुत सारी ऐसे कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्किन में या बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसे दुरुस्त करने के लिए भी इस तरह की शल्य चिकित्सा का यूज़ होता है और इसको हम सभी जानते हैं, जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। आखिर प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है और कितना समय पेशेंट को ठीक होने में लगता है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आनंद गौतम सर हैं। आप डेजिग्नेटेड प्रोफेसर हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं हमारा आज का ये अंक सजीव फ़ोन इन होता है। तो 2 फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार डिस्प्ले होंगे। पहला नंबर जो लैंडलाइन यूज़र्स के लिए वो लोग आप लिख सकते हैं और वो लगातार आपको फ्लैश भी होगा। पहला लैंडलाइन नंबर है 0755 जो भोपाल का STD कोड है 2660049। दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800233040। दोनों फ़ोन लाइन शाम को 5:30 तक खुली हुई है, लेकिन 5 बजे तक आपके मन में अगर प्लास्टिक सर्जरी से लेकर मन में आपको कोई प्रश्न है, कोई भ्रांति है, तो डॉक्टर आनंद गौतम से आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। सर, शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी में एक प्लास्टिक वर्ड यूज़ होता है, तो क्या ये सर्जरी प्लास्टिक से होती है और ये क्या होती है प्लास्टिक सर्जरी? जी नहीं, बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ड प्लास्टिको से निकला है। ओके। जिसका अर्थ होता है ग्रीक में मोल्ड। जैसे आपने क्ले देखी होगी, क्ले को हम अपना मोल्ड कर सकते हैं किसी भी तरह से। इसी तरह प्लास्टिक सर्जरी का भी मतलब होता है किसी भी पार्ट को, शरीर के हिस्से को उसे सुधारना या उसको अच्छा करना या कोई ख़राब हिस्से को सुधारना होता है। इसलिए ये वर्ड प्लास्टिक दिया गया है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं जी। और बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेशलिटी है। यानी कोई भी हमारी एसोसिएटेड ब्रांचेस होती हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक है, सर्जरी है, गायनी में है, उनमें जो भी और तरह की बीमारियां होती हैं जिनका सोल्यूशन उनके पास नहीं है, उसका सारा सोल्यूशन प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा होता है। इसलिए इसका नाम प्लास्टिक है। बिल्कुल। प्लास्टिक सर्जरी वर्ड से प्लास्टिक पे ना समझें कि प्लास्टिक यूज़ होगा सर्जरी के दौरान, लेकिन बहुत ज़रूरी एक शल्य चिकित्सा है और लगातार इसका अभी जिसके डॉक्टर्स भी बहुत हम देखने में संपर्क में आते हैं और आज के युग में, आज के इस आपाधापी वाले युग में बहुत इसका महत्व बढ़ते जा रहा है। सर, प्लास्टिक सर्जरी को लेकर लोग कॉस्मेटिक सर्जरी से जोड़ लेते हैं। वो चाहे कि आपकी नाक ठीक करनी हो या आपके चेहरे पे कुछ और पहले से ज़्यादा आपके स्किन पे अच्छा लगे, उस तरह से कुछ बदलाव लाने, सिर्फ इसी के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी का यूज़ होता है। तो इसमें कहाँ तक सत्यता है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर आप समझ लीजिए शरीर के सिर से लेके पैर के जो अंगूठा होता है वहाँ तक की सर्जरी होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी उसका एक पार्ट है जी। बेसिकली इसको 5 या 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ खराब है, बीमारी से है, उस चीज़ को अच्छा करना। जैसे किसी की चमड़ी निकल गई है या कोई जले वाला पार्ट है तो उसको ठीक करना। सेकंड पार्ट होता है इसमें क्रेनियोफेशियल सर्जरी, मीन्स जितनी भी शरीर में सिर के हिस्से में जो बीमारियां होती हैं, जैसे कटे होंठ, कटे तालू या हड्डियों का फ्रैक्चर जो होता है, वो क्रेनियोफेशियल सर्जरी में आता है। फिर एक तीसरा पार्ट होता है इसका कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसको आप अभी सिनोनिमस समझते हैं लोग कि प्लास्टिक सर्जरी मीन्स कॉस्मेटिक सर्जरी, वो उसकी ब्रांच है। और चौथा होता है इसमें जैसे कैंसर सर्जरी है। कैंसर सर्जरी के बाद कैंसर सर्जन अपने शरीर का जो कैंसर वाला पार्ट होता है उसको निकाल देते हैं, पर वो हिस्सा बहुत ज़्यादा बहवा हो जाता है, तो उस वाले पार्ट को जो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें नया मांस लगाते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कैंसर सर्जरी में आता है जी। फिर इसका एक 5th पार्ट होता है माइक्रोवेस्कुलर या रीइम्प्लांटेशन सर्जरी। जैसे किसी का चोट लगी, किसी का अंगूठा कट गया, किसी का हाथ अलग हो गया, अगर उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करके लेके आए तो हम उसे 6 घंटे में जोड़ सकते हैं, वो रीइम्प्लांटेशन सर्जरी कहलाता है। बिल्कुल, बहुत अलग अलग प्रकार की सर्जरीज हैं इसमें और इसको हम विस्तृत रूप से डॉक्टर साहब से पूछेंगे भी। इस बीच में कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी यूपी से। नंद स्वरूप जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जैसे एसिड अटैक होता है, गोला बारूद, जले कटे, दुर्घटना, जन्मजात के माध्यम से जो की हानि है, तो ऐसी कथा से कौन कौन सी सर्जरियाँ इसमें हो सकती हैं? बिल्कुल जी, जैसे कोई जले वाला हिस्सा है या बारूद वगैरह के लगने से घाव बन जाता है तो उसमें हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं, चमड़ी लगानी पड़ती है। और यदि पूरा मांस निकल गया है तो उसमें हम फ्लैप सर्जरी करते हैं। दूसरा इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे कटे होठ और कटे तालू होते हैं, जिन्हें क्लेफ्ट लिप या पैलेट होते हैं, तो उनकी सर्जरी भी प्लास्टिक सर्जरी की द्वारा दी जाती है। तो ये जो इनके दोनों पार्ट हैं वो प्लास्टिक सर्जरी में कवर होते हैं। सर, जले वाली सर्जरी की बात कर रहे हैं तो जैसे एक फोटोग्राफ हमें स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप संक्षिप्त में बताएं सर। देखिए, जलने के बाद शरीर में बहुत सारी विकृतियाँ होती हैं। जब वो घाव भरता है
तो वहाँ पर वो चमड़ी वाला पार्ट नहीं होता है। अगर जलेगी वक्त वहाँ पर चमड़ी लगा दी जाए तो वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनते हैं। पर कई मरीजों में हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है वो सुविधा, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, तो उसके लिए हमको प्लास्टिक सर्जरी करके उस हिस्से को निकालना पड़ता है और उसमें चमड़ी या मांस निकालना पड़ता है, तो वो कॉन्ट्रैक्चर कहलाता है। इसके अलावा कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा क्रूप हो जाता है तो उस हिस्से को साफ़ करके वहाँ पर चमड़ी लगाना या मांस लगाते हैं, तो ये वाला पार्ट भी प्लास्टिक सर्जरी में आता है। जी सर, जैसे जलने वाली बात की है तो हम देखते हैं कि ये दुर्घटना तो भारत में क्या सभी जगह बहुत कॉमन है। भारत में हम देखते हैं कि गांव वाले एरिया हो गए या छोटे जगह होगी, वहाँ पर इस तरह के केसेस बहुत आते हैं। तो क्या कुछ समय सीमा भी रहती है? अक्सर हमने देखा है कि सही समय पे अगर इलाज नहीं मिलता तो उस तरह की जो चेंजेस बॉडी में होते हैं, जिसको हम आप कॉन्ट्रैक्चर बोल रहे हैं, तो वो फिर एक समय आके सर्जरी के बाद भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो इसमें समय कितना महत्वपूर्ण है सर? जो शुरुआत के समय होता है सबसे पहले 15 दिन या 1 महीने, जैसे ही मरीज जलता है तो वो क्या करता है कि अपने हाथ पैर चलाना बंद कर देता है। शुरुआत के दिन तो ठीक है, सूजन आ जाती है चेहरे में तो दर्द होता है, नहीं चलाता, पर जैसे ही मरीज ठीक होने लगता है वो वाला पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उस वक्त हम अपनी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, उसमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आ जाता है। साथ ही साथ मरीज के जो परिवार वाले रहते हैं वो उसको चलाएं फिराएं। जैसे हाथ का कॉन्ट्रैक्चर है तो हाथ के सारे पार्ट को चलाएं, उसके जितने जॉइंट्स हैं उनको पूरा मोड़ें, उनको चलाएं। फिर इसमें थर्ड पार्ट होता है स्प्लिंटेज, जिसे अपन बोलते हैं, अपन फ्रैक्चर में अपन प्लास्टर लगाना बोलते हैं, इसी तरह प्लास्टिक सर्जरी में स्प्लिंटेज होते हैं कि जब तक वो मरीज हाथ चला नहीं पा रहा दर्द की वजह से, उसको फंक्शनल पोजीशन में, जो उसकी काम की पोजीशन में, उसको रेस्ट करने के लिए देते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ों का टाइमली कॉम्बिनेशन में काम किया जाए तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनते हैं। और अगर बन भी जाएँ तो मरीज उसको लेट ना करे, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास आए, ताकि जितना जल्दी हम कॉन्ट्रैक्चर रिलीज करेंगे। अब कई मरीज होते हैं बोले 20 साल से सर कॉन्ट्रैक्चर अब आप रिलीज कर दीजिए, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो या तो उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, और यदि हम उसे प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जितना जल्दी उसको ऑपरेट करा सकें वो करा लेना चाहिए। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन जी हैं सागर से। विपिन जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप डॉक्टर गौतम से। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। तो की जो जन समस्याएं होती तो प्लास्टिक सर्जरी उनमें किस तरीके से होती है और खर्चा कितना आता है? और दूसरा सवाल सर ये था कि फिल्मों में देखा जाता है अक्सर प्लास्टिक सर्जरी को चेहरे बदल दिए जाते, तो सर ये रियल है या फिर ऐसे ही प्लास्टिक सर्जरी होती है, फिर कुछ अलग भी होता है? ठीक है, तो इनके 2 क्वेश्चन के पार्ट हैं। पहला वही इनका भी सेम क्वेश्चन है, जन्मजात बीमारियों में क्या उनके ऑपरेशन हो जाते हैं, दूसरा खर्चा कितना आता है। तो देखिए, ये जैसे कि जितनी भी सरकारी अस्पतालों में होता है उस सब में आयुष्मान कार्ड वगैरह चलता है और उसमें ये सब सर्जरी फ्री में होती है, तो वहाँ पर कोई कॉस्ट फैक्टर नहीं होता है। और जो भी जन्मजात बीमारियाँ होती हैं उन सब का इलाज प्लास्टिक सर्जरी द्वारा किया जाता है। फिलहाल अभी MP जैसे भोपाल में ऐसी शायद ही कोई सर्जरी हो जो भोपाल के मेडिकल कॉलेज में ना होती हो। ठीक। दूसरा जो इनका पार्ट है कि दूसरा पार्ट जो था इनका कि जी कि अमाउंट कितना लगता है, अमाउंट कितना लगता है, कितना चेहरा बदल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। जी, तो चेहरा बदलने के लिए अभी इसी बहुत ज़्यादा अभी चल रही है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है कि चेहरा बदल सकते हैं कि नहीं पूरा बदल सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक आदमी का हाथ अलग हो गया था, उसमें नया हाथ पूरा फिर से लगाया गया है। जी, आर्मी में उसका हाथ कट गया था तो एक नया कैडेवर से उसका हाथ का ट्रांसप्लांट किया गया था। चेहरे में अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मिलेंगे हम पूरा किसी का चेहरा बदल सकें, वो जैसा सीरियलों में दिखाते हैं। फिल्मों में देखते ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, वो जैसा सीरियलों में दिखाते हैं वैसा नहीं हुआ, अभी पूरा चेहरा नहीं बदल पाते हैं, उसमें भी स्टडी चल रही है। पर हाँ, पार्ट ऑफ उसमें चेहरे में हम चमड़ी लगा के या मांस लगा के उसे थोड़ा सा बदल सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि किसी और का चेहरा लगा दें। जी जी, चेहरा उसी का रहता है, उसमें कुछ चमड़ी जल गई है तो मांस लगा सकते हैं। जी सर, जैसे इन्होंने जन्मजात विकृतियों की बात की तो उसमें हमने अक्सर देखा है कि कटा तालू या कटे होठ, उस तरह के केसेस में हमने देखा है कि अक्सर एक समय बाद उसमें बहुत अच्छा दिखने लगते हैं, रिजल्ट्स दिखते हैं, वो डेफिनेटली सर्जरी के बाद ही आता हो। तो वो सर्जरी कब परफॉर्म की जाती है, कब जो पेरेंट्स हमारे इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं अगर उनके घर में इस तरह का कोई शिशु है तो कब उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? जी देखिए, इसमें 2 है। एक अपने जो नॉर्मल भाषा में कहें तो कटे होंठ, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में क्लेफ्ट लिप कहते हैं। तो इसका सबसे आइडियल समय होता है 3 महीने। ये मेडिकली 3 महीने से जितना जल्दी, अगर जैसे आप देख रहे हैं इसमें रिजल्ट काफ़ी रिवार्डिंग होता है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा उसमें कोई सर्जरी हुई है, जैसे कि ये दूसरा फोटोग्राफ सर्जरी के बाद का है और अर्लीस्ट है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसके बाद तो ये बिल्कुल भी निशान नहीं दिखेगा। तो आइडियल एज इसकी होती है 3 मंथ, और 6 मंथ के अंदर जितना जल्दी करा लें उतना अच्छा होता है। दूसरी इसमें बीमारी होती है कटे तालू, कटा तालू। तो कटा तालू की आइडियल एज होती है 6 मंथ से, जब बच्चा बोलना चालू करने लगे, क्योंकि एक बार अगर बच्चे ने बोलना चालू कर दिया तो उसकी लैंग्वेज डिफेक्टिव हो जाती है।
वो कभी लाइफ में करेक्शन नहीं हो पाती। जैसे कि आप देख रहे हैं कटा तालू है और इसमें पूरा रिपेयर करके पूरा जोड़ दिया गया है। तो इसकी आइडियल एज हम मानते हैं 6 मंथ से लेके 9 मंथ या 10 मंथ, यानी जब बच्चा बोलने लगे उससे पहले ये सर्जरी हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये सर्जरी उस टाइम पे नहीं होती है तो वो डिफेक्टिव बोलने लगता है, जैसे आपने सुना होगा तुतलानापन, फिर वो कभी सर्जरी से करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका आइडियल एज है 6 मंथ के बाद लेके 1 साल के बच्चे तक ये सर्जरी करा लेना चाहिए। और रिजल्ट स्कारलेस होते हैं, इसमें पता ही नहीं चलता आपको। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप हैं भोपाल से। डॉक्टर प्रदीप साहू सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछ लें आप। हाँ, दोनों डॉक्टर्स को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर आनंद मोहन से कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि भारत में होने वाली प्लास्टिक सर्जरी और विदेशों में होने वाली प्लास्टिक सर्जरी में क्या फर्क है, और भारत का स्टेटस क्या है प्लास्टिक सर्जरी में? ये तो आपने एक जनरल बताया, और क्योंकि बॉलीवुड के स्टार्स अधिकतर कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए फॉरेन जाते हैं, तो सबसे एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी किस कंट्री में होती है पूरी वर्ल्ड में, ये बताइए थोड़ा सा। जी देखिए, भारत में और फॉरेन में जो प्लास्टिक सर्जरी का डिफरेंस है, बेसिकली जो फॉरेन वाले जो प्लास्टिक सर्जरी होती है वो ज़्यादातर अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए करवाते हैं जी। और भारत देश में जितनी जनसंख्या और जितना ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, उसमें ज़्यादातर रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ज़्यादा होता है। सेकेंड, आपने बोला कि कितना एडवांस है, तो एडवांस दोनों जगह सेम सर्जरी हो रही है, ऐसा कोई रिजल्ट का अंतर नहीं है। जो बॉलीवुड में जाते हैं वो अपनी क्या प्राइवेसी हाइड करना चाहते हैं। अब आप ये कहें कि सलमान खान ने भोपाल में या कहीं पे बाल लगवाए हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो फॉरेन में जाके इसलिए कराते हैं ताकि प्राइवेसी रहे, किसी को पता ही नहीं चले उन्होंने यंग किया है। जैसे आपने सुना होगा प्रियंका चोपड़ा ने यहाँ प्लास्टिक सर्जरी कराई है, और भी अभी मोहम्मद शामी ने अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, वीरेंद्र सहवाग ने कराया है। तो ये सब इंडिया में भी वही सर्जरी होती है, सेम रिजल्ट है। पर कुछ लोग अपनी प्राइवेसी ये नहीं चाहते कि इंडिया में पता चले कि हम कुछ करवा के आए हैं। और थर्ड पार्ट जो इन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा एडवांस सर्जरी कहाँ हो रही है, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक सेंटर के लिए माना जाता है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है। अच्छा, तो वो नेम्ड है कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। जी। पर सर्जरी का स्टेटस दोनों जगह सेम है, ऑलमोस्ट 90% है। दूसरा फैक्टर होता है अपने इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है कॉस्मेटिक सर्जरी, कहीं पर भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, तो फाइनेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा सेटअप रहता है। और दूसरा होता है प्राइवेसी का, कोई भी नहीं चाहता कि उसको पता चले उसने प्राइवेसी कराई। अब जैसे सलमान खान है जो अपने हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कराते हैं, फॉरेन में कराते हैं कि पता नहीं चले। जैसे मोहम्मद सामी ने कराया तो एक ऑलमोस्ट पब्लिक हो गया वो कि मोहम्मद सामी ने कराया, तो कई लोग नहीं चाहते कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया पता चले लोगों को, या मैंने कुछ फिलर डलवाए हैं, या मैंने कुछ ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करवाया है। तो ये बाय चॉइस होती है, बहुत ज़्यादा सर्जरी का डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह एडवांस प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डॉक्टर गौतम सर ने जो बताया कि भारत में भी अब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और बहुत उत्कृष्ट, मतलब बहुत हाई लेवल की सर्जरीज अब परफॉर्म हो रही है। और अक्सर तो हम अब ये भी सुनते हैं कि बाहर के लोग, विदेश से लोग आके अब इंडिया में इस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर काफ़ी कम है, कॉस्ट फैक्टर भी बहुत मायने रखता है और बहुत सस्ते में और बहुत अच्छी तरीके से सर्जरीज परफॉर्म की जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी और कॉस्मेटिक लेवल पे और इंश्योरेंस कवर करने वाली इन सब बातों के मद्देनज़र लोग बाहर जाके सर्जरी ज़्यादा कराने का रहते हैं। सर, अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमने सुना भी, हमारे पहले भी जो कॉस्मेटिक सर्जन यहाँ पे आए हैं वो बोल रहे हैं कि कोई अगर शरीर का एक्सीडेंट के दौरान अंग कट जाता है, उंगली कट गई जैसे पैर की या हाथ की, या पूरा हाथ कट गया, ऐसा आपने एक एग्जांपल भी दिया कि हमीदिया अस्पताल में भी अभी इस तरह की एक सर्जरी हुई, तो उसमें क्या ध्यान रखना है? जो उसके आसपास है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, या उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कहाँ अप्रोच करें, किस तरह से उनकी क्या समय इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है? कटी उंगली के बारे में से अगर आप बताएं। जैसे कोई भी हिस्सा शरीर से अलग हो जाता है तो उसके जोड़ने के सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि विदिन 6 मंथ, विदिन 6 आवर, जैसे आप देख रहे हैं इसमें अंगूठा उसका अलग हो गया था, तो 6 आवर इस गोल्डन टाइम बोलते हैं हम। 6 घंटे तक, 6 घंटा, 9 आवर्स तक भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, पर 6 आवर्स गोल्डन आवर्स। तो जो कटा हिस्सा है उसको साफ करके एक कपड़े के अंदर लपेट के उसके चारों तरफ बर्फ रख दें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें प्रिजर्वेशन। जो कटा हुआ हिस्सा है वो जितना अच्छी तरीके से हमारे पास लेके आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा इसमें होता है मूड, कैसे कटा है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसमें एक शार्प कट है, चाकू से उसका अंगूठा कट गया बच्चे का, और आप देख रहे हैं जोड़ने के बाद ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट है, आप कह नहीं सकते कि उसका अंगूठा कभी अलग हुआ था। जी जी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जितना जल्दी उसको ले आए और उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करके आए। बर्फ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखना है, पहले कपड़ा लपेटना है उस अंग के चारों तरफ, साफ कपड़ा, फिर उसके चारों तरफ बर्फ रख के आप ले आए। तो ये कोल्ड चेन कहलाती है। और अब इस तरह की सुविधा अपने हमीदिया अस्पताल में उपलब्ध है, तो वहाँ पर भी सर्जरी हो सकती है। और हमने रिसेंटली 2 या 3 ट्रांसफ़र भी किए हैं जिनका शायद पेपर में भी आया है। अच्छा, तो ये अब सर्जरी अपने गवर्नमेंट सेटअप में उपलब्ध है। जी सर, जैसे बड़े अंग की बात करें हम,
जैसे किसी का पैर ट्रेन एक्सीडेंट्स में हमने देखा है कि बहुत घातक एक्सीडेंट होते हैं, तो पूरा पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, तो ऐसे केस में प्रिजर्वेशन करना उतना आसान नहीं होता है। तो उस समय किस तरह से फिर आप लोग मैनेज करते हैं? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई और ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है तो आप सिंपल नॉर्मल सलाइन या पानी से उसको गीला करके उसके चारों तरफ रख दें। अच्छा। और उस हिस्से को लें, अगर बर्फ़ नहीं मिल पा रहा है तो उसको जितना ठंडा रखें, कोल्ड करना है, क्योंकि कोल्ड से उसका टाइम बढ़ जाता है, स्टीम या टाइम, तो हमको रिइम्प्लांटेशन करने में उतनी सहायता मिलती है। अगर नहीं मिल रहा है तो साफ़ कपड़े में प्रिजर्व करके और धूप वगैरह से बचा के इसे जितना जल्दी ला सकें उतना जल्दी ले आए वो। बिल्कुल, बहुत ख़ास बात है, समय इसमें एक गोल्डन टाइम है, मतलब जितनी जल्दी हो सके आप अगर डॉक्टर से संपर्क में आएँ, आप जो आसपास अस्पताल है वहाँ जाएँ, तो कम से कम फर्स्ट एड के दौरान वो उसको प्रिजर्वेटिव दे देंगे, इससे आप बड़े अस्पताल में जाकर जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी है, और जैसे हम भोपाल की बात करें तो हमीदी अस्पताल में इसकी फैसिलिटी है, आप वहाँ आएँ और हमें विश्वास है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा इसमें। लेकिन प्रिजर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत अहम है, और समय बहुत महत्वपूर्ण है। सर, जैसे आपने बोला कि कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी एक महत्वपूर्ण शल्य चिकित्सा की पद्धति हो गई है आज के समय में, तो जो आप जैसे हमीदी अस्पताल में आप लगातार पेशेंट्स देखते हो, तो किस तरह के पेशेंट आपके पास ज़्यादा संपर्क में आते हैं जो आपको लगता है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी दो तरह से होती है। एक तो पेशेंट की डिमांड होती है कि वो कुछ आता है कि वो अच्छा करवा ले, और कुछ में ऐसा होता है कि हाँ कुछ खराब हिस्सा उसका ऑलरेडी है तो उसमें होना चाहिए प्लास्टिक सर्जरी। जैसे किसी की नाक पतली है या नाक डिप्रेस्ड है, नाक पूरी दबी हुई है, तो हाँ उसमें प्लास्टिक सर्जरी वो हो रही है कि वहाँ उसमें इंडिकेटेड है, क्योंकि वो ऑलरेडी खराब है, उसको और अच्छा कर सकते हैं। और कई जो आते हैं जिनकी 90% नाक बहुत अच्छी है और वो चाहते हैं कि हमारी 100% अच्छी हो जाए, तो दोनों चीज़ों में अंतर समझना होता है, मरीज को समझना होता है और डॉक्टर को समझना होता है। बाकी कॉस्मेटिक सर्जरी के बहुत बड़े एस्पेक्ट हैं, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट है, काफ़ी ज़्यादा लेवल पे हो रहा है। बहुत बड़ी कॉमन समस्या हो गई कि लोगों के बाल जड़ जाते हैं, तो एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी काफ़ी हो रही है। दूसरा, अपने फिलर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज है, किसी के आँख के नीचे गड्ढे हो जा रहे हैं, किसी को पहले से ही कुछ डिप्रेशन वगैरह है तो फिलर्स वगैरह हो रहे हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी हो रही है, जैसे किसी की कैंसर सर्जरी हुई है, कैंसर के बाद उसके ब्रेस्ट निकाल दिए गए, तो वो फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी शरीर का, फेमाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं हम जो, तो आप उसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवा सकते हैं। तो ये सब सर्जरी उसमें कवर हो रही है आजकल प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी में। और अभी तो जो है कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बोटॉक्स आपने सुना होगा कि जो झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे पे, उसके लिए बोटॉक्स यूज़ हो रहा है। तो रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट बढ़ गया है प्लास्टिक सर्जरी का। एक नया अभी कॉन्सेप्ट है मेल टू फीमेल का, आपने सुना है शायद, गवर्नमेंट ने भी इस पर एक नॉमिनेशन वो बनवाया है कि मेल टू फीमेल जेंडर चेंज करने में। अच्छा। तो उसका पे भी अभी काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है, तो उसकी भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बन रही है कि जो मेल टू फीमेल है, जैसे किसी अभी पुलिस वाले ने अप्लाई किया था कि मेरे को मेल टू फीमेल चेंज हो रही है, तो उसके लिए उसे सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसके लिए उसमें प्लास्टिक सर्जरी, साइकेट्रिक का ओपिनियन होता है। तो ये सब सर्जरी अब बढ़ रही हैं अभी कॉमन। बिल्कुल। एक कॉलर इस बीच में हमारे साथ जुड़े हैं, रितेश जी हैं भोपाल से। रितेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप प्लीज़। जी सर, मैं भोपाल से बोल रहा था। मेरे एक मित्र हैं, उनका बालक जल गया है गर्म पानी से। जी। पीछे उनके काफी सारे निशान और जैसे गठान जैसी बन गई हैं, तो क्या उसका उपचार संभव है प्लास्टिक सर्जरी से? जी, उसको अपन हाइपरट्रॉफी स्कार या केलॉइड बोलते हैं। क्या होता है कि जब चमड़ी जल जाती है तो या तो वो चमड़ी घाव अपने आप भरती है या उसमें चमड़ी लगानी होती है। कई बार मरीज उसमें चमड़ी लगवाता नहीं है तो वो हिस्सा जलने के बाद चमड़ी मोटी हो जाती है, जिसको हाइपरट्रॉफी स्कार या केलॉइड कहते हैं। जी, उसकी सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में संभव है। तो उसमें आप किसी भी प्लास्टिक सर्जन को दिखा सकते हैं, उसमें प्रेशर गारमेंट होता है, उसमें कुछ इंजेक्शन भी लगते हैं और उसको सर्जरी द्वारा निकाला भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि अभी किस स्टेज में है और कितना टाइम हो गया जलने के बाद। और ये बिल्कुल सत्य है कि उसमें प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, तो वो किसी भी प्लास्टिक सर्जन को दिखाकर उसमें कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। जलने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि जैसे एक वर्ड यूज़ किया सर ने, हाइपोट्रोफिक स्कार, यानी कि जब वो घाव भरता है तो चमड़ी वहाँ पे बढ़ जाती है या सही तरीके से वो हीलिंग नहीं होती है या चमड़ी फट जाती है तो गैप रहता है। तो ऐसे में जो स्कार बनता है उसका प्लास्टिक सर्जरी में बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट हैं। तो एक बार आप ज़रूर चिकित्सक से संपर्क करें, प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करें, हमें विश्वास है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। सर, जैसे बर्न के केसेस आपके पास अस्पताल में भी बहुत आते होंगे, तो इसमें जब बर्न का केसेस आपके पास आता है और हाइपरट्रॉफिक स्कार बनता है तो उसे क्या बनने से भी हम रोक सकते हैं या फिर इसकी सर्जरी सिर्फ होने के बाद ही निश्चित मुमकिन है? इसको बनने के टाइम भी रोका जा सकता है। अच्छा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि घाव की एक लिमिट होती है कि उस लिमिट तक वो खुद भरता है और अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हमको उसमें चमड़ी लगानी पड़ेगी, जो लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा।
तो जैसे अगर हम किसी पार्ट में चमड़ी लगवा लेते हैं जहाँ पर चमड़ी लगवाने की ज़रूरत होती है, तो हाइपरट्रोफिक कॉन्ट्रैक्चर या केलॉइड बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा होता है इसमें फिजियोथेरेपी, कि उस टाइम वो फिजियोथेरेपी करता रहे तो उसमें स्कार बनने के चांसेस कम हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्चर भी कम बनते हैं। सर्जरी अगर हम पहले करवाएं इसमें जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा रिजल्ट का चांसेस अच्छे होते हैं स्कार बनने के। एक बार अगर बन जाता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, और जब घाव हील हो जाए तब उसमें प्रेशर गारमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि वो चमड़ी मोटी होती है तो हम उसको दबा कर रखना पड़ता है। सर, प्रेशर जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं? प्रेशर गारमेंट एक कपड़ा होता है जो उस टेम्परेचर पे उस पर प्रेशर देता है उस हिस्से को। कोई भी चमड़ी जब घाव भरता है तो वो मोटी होना चालू होती है, अगर हम उसको दबाए के रखेंगे तो वो मोटी नहीं होगी, उसमें प्रेशर गारमेंट बोलते हैं। तो एक सर्टेन प्रेशर के हिसाब से वो कपड़े बनाए जाते हैं शरीर के हिस्से के लिए, ताकि उस हिस्से को मोटा होने से रोकें। अगर वो टाइमली पहना दिए जाए मरीज को तो 60 to 70% चांसेस रहता है कि हम स्कार बनने से रोक पाएँ, और वही स्कार बाद में कॉन्ट्रैक्चर या फिर केलॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे किसी को शॉक लगा, करंट लगा, या फिर जो जल गया, जैसे आपने बोला कि जलने में बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसे में हमने देखा कि अक्सर उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी ठीक होने की रहती है। हाँ, निशान नहीं आया, और वो ऐसे में मल्टीपल सर्जरीज भी आप लोग एडवाइस करते हैं। तो क्या आप लोग किस तरह से काउंसलिंग करते हैं उसके फैमिली मेम्बर की? देखिए, जब सबसे पहले मरीज आता है तो काफ़ी डरा हुआ होता है, उसके रिलेटिव भी काफ़ी वो होते हैं, तो उस टाइम तो हम सब कहते हैं कि अभी वेट करो, मरीज़ ठीक हो जाए। फिर जैसे जैसे मरीज़ ठीक होने लगता है तब उसकी क्वेरी क्वेश्चन बढ़ती हैं कि मैं क्या पूरा काम करवाऊँगा, क्या मेरा चेहरा पहले से ठीक हो जाएगा, ये जो जले हुए घाव हैं इसमें निशान तो नहीं बनेंगे। फिर हम धीरे धीरे उसकी काउंसलिंग करते हैं कि हाँ, इनको रोका जा सकता है अगर हम इसका ठीक से इलाज करें। फिर जैसे जैसे उसका बढ़ता जाता है हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, साइकेट्रिक कंसल्टेशन कराते हैं, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस करते हैं, और फंक्शनल डिफॉर्मिटी के लिए सोशल वर्कर होते हैं जो उसकी टाइमली काउंसलिंग करके उसका वर्क करा के फिजियोथेरेपी करा कर सकते हैं। तो मोस्टली इस केसेस में तो पेशेंट जो समझदार होते हैं वो हो जाते हैं। कुछ लोग ही थोड़े बहुत डिप्रेशन में जाते हैं कि निशान की वजह से, पर ओवरऑल ठीक है रिजल्ट इस मामले में। पेशेंट कन्विंस होता है, ठीक होता है, और बाद में इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। खासकर अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, से एक थप्पड़ मूवी आई थी, और बहुत सारी अभी जो इस पर बन रही है मूवी, तो अब सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ गई है पहले के मुकाबले, और पेशेंट भी थोड़े बढ़ गए हैं, साइकेट्रिस्ट अच्छे हो गए हैं जी, तो ओवरऑल एक्सेप्टेंस बढ़ गया है अभी। बिल्कुल, कॉस्मेटिक सर्जरी हो या प्लास्टिक सर्जरी, उसका एक्सेप्टेंस माने लोग उसको समझते हैं और उसको डॉक्टर के पास जाके उसका फ़ायदा भी उठाने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। उसे फैमिली मेम्बर का सपोर्ट भी बहुत चाहिए रहता है। डॉक्टर आनंद गौतम सर, आप यहाँ इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने कि सही समय पे सही राय मिले तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं, लेकिन सही चिकित्सक के पास जाना ज़रूरी होता है। आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगले अध्याय में, अगले सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे नए विषय पर। डॉक्टर गौतम से तो हम यहाँ विदा लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।